नमस्कार दोस्तों, आज हमारा पाठ 2 पाठ का नाम है संविधान निर्माण। परिचय। पिछले अध्याय में हमने देखा कि लोकतंत्र में शासक लोग मनमानी करने के लिए आज़ाद नहीं है। कुछ बुनियादी नियम हैं जिनका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना होता है। ऐसे सभी नियमों का सम्मिलित रूप संविधान कहलाता है। देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति और उसके कामकाज के तौर तरीकों का निर्धारण करता है। इस अध्याय में हम लोकतंत्र के संवैधानिक स्वरूप पर कुछ बुनियादी सवाल उठाएंगे। हमें संविधान की जरूरत क्यों होती है, संविधान बनते कैसे हैं, उन्हें कौन बनाता है और किस तरीके से बनाता है, किसी लोकतांत्रिक देश के संविधान को आकार देने वाले मूल्य कौन कौन से हैं, एक बार संविधान बन जाने के बाद क्या हम बाद में बदलती स्थितियों के अनुरूप उसमें बदलाव कर सकते हैं। हाल के दिनों में संविधान बनाने का एक उदाहरण दक्षिण अफ्रीका का है। वहाँ क्या हुआ और दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने किस तरह अपने संविधान निर्माण के काम को अंजाम दिया। हम इस अध्याय की शुरुआत में इसी अनुभव पर गौर करेंगे और इसके बाद हम भारतीय संविधान के निर्माण और इसके पीछे के मौलिक विचारों, मूल्यों की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि यह किस तरह नागरिकों के जीवन और सरकार के अच्छे कामकाज के लिए बढ़िया ढांचा उपलब्ध कराता है। दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान। मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया है। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग पूरे मेलजोल के साथ रहें, सबको समान अवसर उपलब्ध हो। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ और अगर जरूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने को भी तैयार हूँ। यह नेल्सन मंडेला का कथन है, जिन पर दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया। उन्हें और 7 अन्य नेताओं को 1964 में देश में रंगभेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। अगले 27 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल रोबेन द्वीप में कैद रखा गया था। रंगभेद के खिलाफ संघर्ष किस प्रकार से करते हैं, आइए बात करते हैं। रंगभेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने लादी थी। 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को भी उसी तरह हथियारों और जोर जबरदस्ती से गुलाम बनाया, जैसे भारत को। पर भारत से उलट काफी बड़ी संख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में बस गए और उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया। रंगभेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला होता है। आप क्रिकेट में देखते हो दक्षिण अफ्रीका के लोगों को, तो वहाँ का रंग जो है काला है। आबादी में उनका हिस्सा 3/4 है और उन्हें अश्वेत कहा जाता है। श्वेत और अश्वेतों के अलावा वहाँ मिश्रित नस्लों जिन्हें रंगीन चमड़ी का वाला कहा जाता है था और भारत से गए लोग भी थे। गोरे शासक गोरों के अलावा शेष सबको छोटा और नीचा मानते थे। इन्हें वोट डालने का अधिकार भी नहीं था। रंगभेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए खास तौर से दमनकारी थी। उन्हें गोरों की बस्तियों में रहने बसने की इजाज़त नहीं थी। परमिट होने पर ही वे वहां जाकर काम कर सकते थे। रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल और कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमाघर, नाट्यगृह, समुद्र तट, तरणताल, सार्वजनिक शौचालयों तक में गोरों और कालों के लिए एकदम अलग अलग इंतजाम थे। इसे पृथक्करण या अलग अलग करने का इंतजाम कहा जाता था।
काले लोग गोरों के लिए आरक्षित जगह तो क्या उनके गिरजाघर तक में नहीं जा सकते थे। अश्वेतों को संगठन बनाने और इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का भी अधिकार नहीं था उनके पास। 1950 से ही अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंग भेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए और हड़तालें आयोजित की। भेदभाव वाली इस शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले एकजुट हुए। इनमें कई मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। अनेक समझदार और संवेदनशील गोरे लोग भी रंगभेद समाप्त करने के आंदोलन में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ आए और उन्होंने इस संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई। अनेक देशों ने रंगभेद की निंदा की और इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन गोरी सरकार ने हजारों अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या और दमन करते हुए अपना शासन जारी रखा। एक नए संविधान की ओर। रंगभेद के खिलाफ जब संघर्ष और विरोध बढ़ता गया तो सरकार को यह एहसास हो गया कि अब वह जोर जबरदस्ती से अश्वेतों पर अपना राज कायम नहीं रख सकती। इसलिए गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव शुरू किया। भेदभाव वाले कानूनों को वापस ले लिया गया, राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध और मीडिया पर लगी पाबंदियां हटा ली गई। 28 वर्षों तक जेल में कैद रखने के बाद नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया गया। आखिरकार 26 अप्रैल 1954 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया और यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। कब बनता है? 26 अप्रैल 1954 को। रंगभेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई और सभी नस्ल के लोगों की मिलीजुली सरकार के गठन का रास्ता खुला। यह सब कैसे हुआ? आइए इस असाधारण बदलाव के बाद नए दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के मुंह से यह जानें कि यह कार्य हुआ कैसे। ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह रंगभेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की भलमनसाहत पर भरोसा था और वे इसे मानने को तैयार थे। मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीकी लोग कभी भी सच्चाई पर विश्वास करना न छोड़ें और इस बात में आस्था रखें कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का आधार है। नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ ही अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज से आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जो जुल्म किए थे उन्हें वे भूल जाएं और गोरों को माफ कर दें। उन्होंने कहा कि आइए अब सभी नस्लों और स्त्री पुरुषों की समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें। एक पार्टी ने दमन और नृशंस हत्याओं के जोर पर शासन किया था और दूसरी पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई की थी। नए संविधान के निर्माण के लिए दोनों ही साथ साथ बैठे। 2 वर्षों की चर्चा और बहस के बाद उन्होंने जो संविधान बनाया वैसा सा संविधान दुनिया में कभी नहीं बना था। यानी 2 वर्ष तक चर्चा चलती है और उसके बाद एक नया संविधान बनता है। इस संविधान में नागरिकों को जितने व्यापक अधिकार दिए गए हैं उतने दुनिया के किसी संविधान ने नहीं दिए। साथ ही उन्होंने यह फैसला भी किया कि मुश्किल मामलों में समाधान की कोशिशों में किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा और न ही किसी को बुरा या दुष्ट मानकर बर्ताव किया जाएगा। इस बात पर भी सहमति बनी कि पहले जिसने जो कुछ किया हो, लेकिन अब से हर समस्या के समाधान में सबकी भागीदारी होगी। दक्षिण अफ्रीकी संविधान की प्रस्तावना ही इस भावना को बहुत खूबसूरत ढंग से व्यक्त करती है। प्रस्तावना संविधान का पहला पेज है, ठीक है। संविधान का इसमें सार लिखा होता है, उसको प्रस्तावना कहते हैं। इस भावना को बहुत खूबसूरत ढंग से व्यक्त करती है।
दक्षिण अफ्रीकी संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते हैं। 1954 तक जिस देश की दुनिया भर में अलोकतांत्रिक तौर तरीकों के लिए निंदा की जाती थी, आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है। ये काम दक्षिण अफ्रीकी लोगों द्वारा साथ रहने, साथ काम करने के दृढ़ निश्चय और पुराने कड़वे अनुभवों को आगे के इंद्रधनुषी समाज बनाने में एक सबक के रूप में प्रयोग करने की साझेदारी दिखाने के कारण संभव हुआ। एक बार फिर मंडेला के शब्दों में ही ये बात समझें। दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। एक तरफ तो यह एक पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीकी के रूप में हम एक दूसरे से यह वायदा करते हैं कि हम अपने रंगभेदी, क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। पर बात इतनी ही नहीं है, यह अपने देश को इसके सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने का घोषणा पत्र भी है। श्वेत और अश्वेत, स्त्री और पुरुष, यह देश पूर्ण रूप से हम सभी का है। हमें संविधान की जरूरत क्यों है? हमें एक संविधान की जरूरत क्यों है और संविधान क्या करता है, इस बात को हम दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से समझ सकते हैं। इस नए लोकतंत्र में दमन करने वाले और दमन सहने वाले दोनों ही साथ साथ समान हैसियत से रहने की योजना बना रहे हैं। दोनों के लिए ही एक दूसरे पर भरोसा कर पाना आसान नहीं था। उनके अंदर अपने अपने किस्म के डर थे। वे अपने हितों की रखवाली भी चाहते थे। बहुसंख्यक अश्वेत इस बात पर चौकस थे कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धांत से कोई समझौता न हो। उन्हें बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहिए थे। अल्पसंख्यक गोरों को अपनी संपत्ति और अपने विशेषाधिकारों की चिंता थी। लंबी समय तक चली बातचीत के बाद दोनों पक्ष समझौते का रास्ता अपनाने को तैयार हुए। गोरे लोग बहुमत के शासन का सिद्धांत और एक व्यक्ति एक वोट को मान गए। वे गरीब लोगों और मजदूरों के कुछ बुनियादी अधिकारों पर भी सहमत हुए। अश्वेत लोग भी इस बात पर सहमत हुए कि सिर्फ बहुमत के आधार पर सारे फैसले नहीं होंगे। वे इस बात पर सहमत हुए कि बहुमत के जरिए अश्वेत लोग अल्पसंख्यक गोरों की जमीन जायदाद पर कब्जा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो श्वेत लोग थे वो संख्या में कम थे, जबकि अश्वेत ज़्यादा थे। इससे जैसे संविधान में लोकतांत्रिक देशों में बहुमत का निर्णय चुना जाता है, तो आप ऐसा नहीं करेंगे। ये बात पहले ही संविधान में बता दी गई। यह समझौता आसान नहीं था। इस समझौते को लागू करना और भी कठिन था। इसे लागू करने के लिए पहली जरूरत थी कि वे एक दूसरे पर भरोसा करें, और अगर वे एक दूसरे पर भरोसा कर भी ले तो क्या गारंटी है कि भविष्य में इसे तोड़ा नहीं जाएगा। ऐसी स्थिति में भरोसा बनाने और बरकरार रखने का एक ही तरीका है कि जो बातें तय हुई है उन्हें लिखित पढ़त में ले लिया जाए, जिससे सभी लोगों पर उन्हें मानने की बाध्यता रहे। भविष्य में शासकों का चुनाव कैसे होगा, इसके बारे में नियम तय होकर लिखित रूप में आ जाते हैं। चुनी हुई सरकार क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती, यह भी लिखित रूप में मौजूद होता है। इन्हीं लिखित नियमों में नागरिकों के अधिकार भी होते हैं, पर ये नियम तभी काम करेंगे जब जीतकर आने वाले लोग इन्हें आसानी से और मनमाने ढंग से नहीं बदलें। दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने इन्हीं चीज़ों का इंतजाम किया। वे कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। वे इस बात पर भी सहमत हुए कि ये नियम सबसे ऊपर होंगे और कोई भी सरकार इनकी उपेक्षा नहीं कर सकती। इन्हीं बुनियादी नियमों के लिखित रूप को संविधान कहते हैं, जिनमें बुनियादी नियमों का उल्लेख हो कि जनता के क्या अधिकार होंगे, सरकार के क्या अधिकार होंगे, सरकार के क्या कर्तव्य होंगे। इनका पूरा उल्लेख इस संविधान में किया जाता है। संविधान रचना सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की ही खासियत नहीं है। हर देश में अलग अलग समूहों के लोग रहते हैं। संभव है कि उनके रिश्ते दक्षिण अफ्रीका के गोरे और कालों जितने कटुतापूर्ण नहीं हो, पर दुनिया भर में लोगों के बीच विचारों और रीतों का फर्क रहता है।
लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो या न हो, पर दुनिया के सभी देशों को ऐसे बुनियादी नियमों की जरूरत होती है। यह बात सिर्फ सरकारों पर ही लागू नहीं होती है। हर संगठन के कायदे कानून होते हैं, संविधान होता है। इस तरह आपके इलाके में का कोई क्लब हो या सरकारी संगठन या फिर राजनीतिक दल, सभी को एक संविधान की जरूरत होती है। संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। ये भी इसको भी कह सकते हैं संविधान किसे कहते हैं, तो इसकी भी परिभाषा एक अच्छी है। संविधान सर्वोच्च कानून है जिसे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों, जिन्हें नागरिक कहा जाता है, के बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच के संबंध भी तय होते हैं। संविधान अनेक काम करता है जिनमें यह प्रमुख है। अब यहाँ पर लिखा है देखो लोगों, और ब्रैकेट में दिया है नागरिक। तो लोग और नागरिक में क्या अंतर है? लोग सभी देशों की जो जनता है उसको अपन लोग कह सकते हैं, लेकिन नागरिक किसी देश का ही होगा। अब प्रमुख क्या क्या है संविधान के जो काम हैं उसमें बात करते हैं अपन। पहला, यह साथ रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। दूसरा, यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। तीसरा, यह सरकार के अधिकार की सीमा तय करता है। सरकार के क्या अधिकार है उसकी सीमा तय करता है। हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार है। और चौथा, यह समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हो यह जरूरी नहीं है, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान का होना जरूरी है। ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। इसके बाद से यह चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान हो। देखो थोड़ा सा परिचय लेते हैं सरदार वल्लभ भाई झावर भाई पटेल का। ये सरदार पटेल जिसके नाम से अपन जानते हैं, ध्यान में रखना। 1875 में इनका जन्म होता है और 1950 में निधन। जन्म गुजरात में, अंतरिम सरकार के गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री थे। वकील और बारदोली किसान सत्याग्रह के नेता थे। बारदोली किसान सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो सरदार पटेल। भारतीय रियासतों के विलय में निर्णायक भूमिका, बाद में उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। सरोजिनी नायडू 1879 में जन्म होता है, 1949 में मृत्यु। जन्म आंध्र प्रदेश में, कवयित्री, लेखिका और राजनीतिक कार्यकर्ता रही है। कांग्रेस की अग्रणी महिला नेता रही है। बाद में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही है। भारतीय संविधान का निर्माण। अब भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे। दक्षिण अफ्रीका की ही तरह भारत का संविधान भी बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच बना। भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान काम नहीं था। भारत के लोग तब गुलाम की हैसियत से निकलकर नागरिका की हैसियत पाने जा रहे थे। देश ने धर्म के आधार पर हुए बंटवारे की विभीषिका झेली थी। भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बंटवारा भारी बर्बादी और दहलाने वाला अनुभव था। पहले दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल काल, फिर ब्रिटिश काल, यानी गुलामी की दास्तान बहुत लंबी थी। उसके बाद हमें स्वतंत्रता की स्वाद जगा। विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ कम से कम 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। विभाजन से 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। एक बड़ी समस्या और भी थी। अंग्रेजों ने देशी रियासतों के शासकों को आज़ादी दे दी थी।
कि वे भारत या पाकिस्तान जिसमें इच्छा हो अपनी रियासत का विलय कर दे या स्वतंत्र रहे। इन रियासतों का विलय मुश्किल और अनिश्चय भरा काम था। जब संविधान लिखा जा रहा था तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं लगता था जितना आज है। संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य की चिंता थी। संविधान निर्माण का रास्ता। सारी मुश्किलों के बावजूद भारतीय संविधान निर्माताओं को एक बड़ा लाभ था। दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह संविधान निर्माण के दौर में ही सारी बातों पर सहमति बनानी पड़ी, वैसी स्थिति उस समय के भारत में नहीं थी। भारत में आजादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष भर नहीं था। यह न केवल अपने समाज को फिर से जगाने का वरन अपने समाज और राजनीति को बदलने और नए सिरे से गढ़ने का आंदोलन भी था। आज़ादी के बाद भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए और इसे लेकर आज़ादी के संघर्ष के दौरान भी तीखे मतभेद थे। ऐसे कुछ मतभेद अब तक भी बने हुए हैं, पर कुछ बुनियादी विचारों पर लगभग सभी लोगों की सहमति कायम हो चुकी थी। उन्नीस 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था, जिसे नेहरू प्रस्ताव भी कहते हैं। 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में रूपरेखा रखी गई थी कि आजाद भारत का संविधान कैसा होगा। इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई थी। इस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले ही कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी। औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने समझने से भी नई राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में मदद मिली। अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार दिया था। इसके आधार पर अंग्रेजों ने जिस विधायिका का गठन किया था वह बहुत कमजोर थी। 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए थे। इनमें बनी सरकारें पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं थी, पर विधानसभाओं में जाने और काम करने का अनुभव तब बहुत लाभदायक हुआ, क्योंकि इन्हीं भारतीय लोगों को अपनी संस्थाएं और व्यवस्थाएं बनानी थी और चलाना था। इसी कारण भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था से लगभग जस का तस अपना लिया गया, जैसे कि 1935 का भारत शासन सरकार अधिनियम कानून। आज़ादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर वर्षों पहले से चले चिंतन और बहसों ने भी काफी लाभ पहुंचाया। हमारे नेताओं में इतना आत्मविश्वास आ गया था कि उन्हें बाहर के विचार और अनुभवों को अपनी जरूरत के अनुसार अपनाने में कोई हिचक नहीं हुई। हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिका के अधिकारों की सूची से काफी प्रभावित थे। रूस में हुई समाजवादी क्रांति ने भी अनेक भारतीयों को प्रभावित किया है, जिसको आपने इतिहास में पढ़ा था, और वे सामाजिक और आर्थिक समता पर आधारित व्यवस्था बनाने की कल्पना करने लगे थे। लेकिन वे दूसरों की सिर्फ नकल नहीं कर रहे थे। हर कदम पर वे यह सवाल जरूर पूछते थे कि क्या ये चीज भारत के लिए उपयुक्त होगी। इन सभी चीजों ने हमारे संविधान के निर्माण में मदद की। अबुल कलाम आजाद 1888 से 1958। 1888 में जन्म, 1958 में अबुल कलाम आजाद की निधन हो जाता है। जन्म सऊदी अरब में होता है। शिक्षाविद, लेखक और धर्मशास्त्रों की ज्ञाता, अरबी के विद्वान थे। कांग्रेसी नेता, राष्ट्रीय आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। मुस्लिम अलगाववादी राजनीति के विरोधी थे। बाद में पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री। भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद था।
टीटी कृष्णमाचारी 1899 में जन्म होता है, 1974 में निधन। जन्म तमिलनाडु में होता है इनका। प्रारूप कमेटी के सदस्य रहे हैं। उद्यमी और कांग्रेसी नेता हैं। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री भी रहे। राजेंद्र प्रसाद 1884 से 1963, जन्म बिहार के अंदर होता है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। वकीलों चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदार। 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष रहते हैं। बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बनते हैं। संविधान सभा, भारत के संविधान के निर्माता कौन थे? आपने पढ़ा है इनके बारे में, जो इनकी जानकारी, वो संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। यहाँ आपको संविधान बनाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कुछ नेताओं के बारे में बहुत संक्षेप में कुछ जानकारियाँ मिलेगी। आपने पढ़ी है भी जानकारी। चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, उसे संविधान सभा कहते हैं। इसे कहते हैं चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करे, उसे संविधान सभा कहते हैं। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में। इसके तत्काल बाद देश 2 हिस्सों भारत और पाकिस्तान में बंट गया। संविधान सभा भी 2 हिस्सों में बंट गई, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। कितने सदस्य थे संविधान सभा में? 299। इसमें 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन की याद में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इस सभा द्वारा 7 दशकों से भी पहले बनाए संविधान को हम क्यों मानते हैं? हमने पहले ही एक कारण का जिक्र किया है। संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को ही व्यक्त नहीं करता, यह अपने समय की व्यापक सहमतियों को व्यक्त करता है। दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा, क्योंकि संविधान में दर्ज बुनियादी बातों पर वहाँ के सभी सामाजिक समूह, राजनीतिक दलों की सहमति नहीं थी। कई देशों में संविधान है, पर यह कागज का टुकड़ा या किसी भी अन्य किताब की तरह की दस्तावेज बनी है। कोई भी उस पर आचरण नहीं करता। हमारे संविधान का अनुभव एकदम अलग है। पिछली आधी सदी से ज़्यादा की अवधि में अनेक सामाजिक समूहों ने संविधान के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए, पर किसी भी बड़े सामाजिक समूह, राजनीतिक दल ने खुद संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाया। यह हमारे संविधान की एक असाधारण उपलब्धि है। संविधान को मानने का दूसरा कारण क्या है कि संविधान सभा भी भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रही है। उस समय सार्वभौम वैश्विक मताधिकार नहीं था, इसलिए संविधान सभा का चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर सकते थे। इसका चुनाव मुख्य रूप से उन प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों ने ही किया था जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। इसके कारण देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों को इसमें उचित प्रतिनिधित्व हो गया था। इस सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई की थी, पर समय कांग्रेस के अंदर कई राजनीतिक समूह और विचारों के लोग थे। सभा में कई सदस्य ऐसे थे जो कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे। सामाजिक रूप से इस सभा में सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म और पेशों के लोग थे। पेशा यानी व्यापार से। अगर संविधान सभा का गठन सार्वभौम वैश्विक मताधिकार के जरिए हुआ होता, तब भी उसका स्वरूप काफी कुछ इसी तरह का होता। और अंततः जिस तरह संविधान सभा ने काम किया, वह संविधान का एक तरह की पवित्रता और वैधता देता है। संविधान सभा का काम काफी व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पर आधारित था। सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए और उन पर उनकी सहमति बनाई गई। फिर प्रारूप कमेटी के प्रमुख BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया। संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा पर कई दौर में चर्चा हुई। 2000 से ज्यादा संशोधनों पर विचार हुआ। 3 वर्षों में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई।
सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहां कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया और संभाला गया। इन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स नाम से 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया। इन्हीं बहसों से हर प्रावधान के पीछे की सोच और तर्क को समझा जा सकता है। संविधान की व्याख्या के लिए भी इस बहस के दस्तावेजों का उपयोग होता है। जयपाल सिंह 1903 से 1970, जन्म झारखंड में होता है। खिलाड़ी और शिक्षाविद, भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान जयपाल सिंह थे। आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष थे। बाद में झारखंड पार्टी के संस्थापक बनते हैं। H.C. मुखर्जी हरेंद्र कुमार मुखर्जी 1887 से 1956, जन्म बंगाल में। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी प्रसिद्ध लेखक और शिक्षाविद, कांग्रेसी नेता थे। ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल और बंगाल विधानसभा के सदस्य, बाद में बंगाल के राज्यपाल भी रहे। जी दुर्गाबाई देशमुख 1909 से 1981, जन्म आंध्र प्रदेश, वकील और महिला मुक्ति कार्यकर्ता। आंध्र महिला सभा की संस्थापक दुर्गाबाई, कांग्रेस की सक्रिय नेता, बाद में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक अध्यक्ष। भारतीय संविधान की बुनियादी मूल्य। इस किताब में हम विभिन्न विषयों पर संविधान के प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। अभी हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे संविधान के पीछे का दर्शन क्या है। यह काम हम दो तरीकों से कर सकते हैं। अपने नेताओं के संविधान संबंधी विचार पढ़कर हम इस बात को समझ सकते हैं, परंतु हमारा संविधान समय अपने दर्शन के बारे में जो कहता है उसे पढ़ना भी उतना ही जरूरी है। संविधान की प्रस्तावना यही काम करती है। आइए इस पर बारी बारी से गौर करें। यानी जो प्रस्तावना पढ़ ली तो आपने संविधान में क्या लिखा हुआ है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। सपने और वायदे। आप में से कुछ को भारतीय संविधान निर्माताओं की सूची में एक बड़ा नाम न होने पर हैरानी हुई होगी, यानी महात्मा गांधी का नाम। वे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, पर संविधान सभा के अनेक सदस्य उनके विचारों के अनुयायी थे। 1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया में उन्होंने संविधान में अपनी अपेक्षा के बारे में लिखा था कि वो क्या क्या चाहते हैं। भेदभाव और गिर बराबरी मुक्त भारत का सपना अंबेडकर के मन में भी था, जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असमानता कैसे दूर की जा सकती है, इस बारे में उनके विचार दूसरों से अलग थे। उन्होंने अक्सर गांधी और उनके नजरिए की कटु आलोचना की। विधानसभा में दिए गए अपने अंतिम भाषण में उन्होंने अपनी चिंताओं को बहुत स्पष्ट ढंग से रखा था। पढ़ते कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी 1887 में से 1971 तक, जन्म गुजरात में होता है। वकील थे, इतिहासकार और भाषाविद, कांग्रेसी नेता और गांधीवादी, बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक भी रहते हैं केएम से। श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1901 से 1953, जन्म पश्चिम बंगाल में होता है। अंतरिम सरकार में उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे, शिक्षाविद और वकील, हिंदू महासभा में सक्रिय, बाद में भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भीमराव रामजी अंबेडकर, पूरा नाम है इनका। 1891 में जन्म, 1956 में निधन। जन्म मध्य प्रदेश में होता है। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? अंबेडकर जी। सामाजिक क्रांतिकारी चिंतक, जातिगत बंटवारे और भेदभाव के खिलाफ अग्रणी आंदोलनकारी, बाद में स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में कानून मंत्री, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक भी रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू 1889 में जन्म, 1964 में मृत्यु। जन्म उत्तर प्रदेश में, अंतिम सरकार के प्रधानमंत्री थे, वकील और कांग्रेस नेता, समाजवाद, लोकतंत्र और साम्राज्यवाद विरोध के पक्षधर, बाद में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू। सोमनाथ लाहिड़ी 1901 से 1964, जन्म पश्चिम बंगाल, लेखक और संपादक, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, बाद में पश्चिम बंगाल के विधानसभा में सदस्य भी रहे। संविधान का दर्शन।
जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी और उसे दिशा निर्देश दिए और जो इस क्रम में जांच परख लिए गए, वे ही भारतीय लोकतंत्र का आधार बने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन्हें शामिल किया गया। भारतीय संविधान की सारी धाराएं इन्हीं के अनुरूप बनी है। संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है, जिसे हम प्रस्तावना भी कहते हैं। इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका भी कहते हैं। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ करते हैं। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रस्तावना है और ये दक्षिण अफ्रीका की प्रस्तावना है। अब देखते हैं आगे। आइए हम अपने संविधान की प्रस्तावना को बहुत सावधानी से पढ़ें और उसमें आए प्रत्येक महत्वपूर्ण शब्द के मतलब को समझें। अब हम भारतीय प्रस्तावना को पढ़ेंगे। दक्षिण अफ्रीका की प्रस्तावना और अमेरिका की प्रस्तावना आपने देखी है, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट भारतीय संविधान की प्रस्तावना, इसमें आप विस्तार से जानेंगे। संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र पर एक खूबसूरत कविता सी लगती है। इसमें वह दर्शन शामिल है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। यह दर्शन सरकार के किसी भी कानून और फैसले के मूल्यांकन और परीक्षण का मानक तय करता है। इसके साथ ही परखा जा सकता है कि कौन कानून, कौन फैसला अच्छा या बुरा है। इसमें भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। आइए पढ़ते हैं। पहले प्रस्तावना पढ़ेंगे, उसके बाद है भारत का संविधान। उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसमें कितने न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार के न्याय की। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कितनी स्वतंत्रता है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, समानता कितनी है? 2। प्रतिष्ठा और अवसर की प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ध्यान में रखें। अब देखो इन शब्दों का क्या अर्थ होता है, उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पहले आया शब्द हम भारत के लोग। भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियमन भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, न कि इसे किसी राजा या बाहरी आदमी ने दिया है। उसके बाद आता है प्रभुत्व संपन्न। लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती। उसके बाद आता है समाजवादी। समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हों। उसको क्या कहेंगे? समाजवादी। पंथ निरपेक्ष। नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान सम्मान देती है। सम्मान देती है ना? सभी को समान मानती है। उसके बाद लोकतंत्रात्मक का क्या आता है? सरकार का एक ऐसा रूप जिसमें लोगों को समान अधिकार प्राप्त रहते हैं। लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं, उसे जवाबदेह बनाते हैं। वह सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है। उसके भी कुछ नियम है सरकार के भी। उसके बाद बात करते हैं अपन गणराज्य की। शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्तियों का, न कि किसी वंश या राज खानदान का। न्याय। नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता।
स्वतंत्रता, नागरिक कैसे सोचें, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करें और अपने विचारों पर किस तरह अमल करें, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं है। अब बात करते समता। कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना होगा। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। बनता हम सभी ऐसा आचरण करें जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हों। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर न माने। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया है। अभी तक प्रस्तावना में एक बार संविधान संशोधन हुआ है। संस्थाओं का स्वरूप। संविधान सिर्फ मूल्य और दर्शन का बयान भर नहीं है, जैसा कि हमने पहले जिक्र किया है। संविधान इन मूल्यों को संस्थागत रूप देने की कोशिश है, जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं। उसका अधिकांश हिस्सा इन्हीं व्यवस्थाओं को तय करने वाला है। यह एक बहुत ही लंबा और विस्तृत दस्तावेज है, इसलिए समय समय पर इसे नया रूप देने के लिए इसमें बदलाव की जरूरत पड़ती है। भारतीय संविधान के निर्माताओं को लगा कि इसे लोगों की भावनाओं के अनुरूप चलना चाहिए और समाज में हो रहे बदलाव से दूर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने इसे पवित्र, स्थायी और न बदले जा सकने वाले कानून के रूप में नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने बदलावों को समय समय पर शामिल करने का प्रावधान भी रखा। इन बदलावों को संविधान संशोधन कहते हैं। इसीलिए आज भी हमारा संविधान जो है प्रासंगिक बना हुआ है, वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार ढला हुआ है। संविधान ने संस्थागत व्यवस्थाओं को बड़ी कानूनी भाषा में दर्ज किया है। अगर आप संविधान को पहली बार पढ़ें तो इसे समझना मुश्किल लगेगा। फिर भी संस्थाओं के बुनियादी स्वरूप को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान भी वे नियम बताता है जिनके अनुसार शासकों का चुनाव किया जाएगा। हमारा संविधान क्या बताता है कि शासकों का चुनाव किस प्रकार करेंगे। इसमें स्पष्ट लिखा है कि किसके पास कितनी शक्ति होगी, कौन किससे बारे में फैसला लेगा। साथ ही संविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देकर सरकार के लिए लक्ष्मण रेखा तय कर देता है कि सरकार इससे आगे नहीं बढ़ सकती। पुस्तक के शेष 3 अध्याय भारतीय संविधान के इन्हीं 3 पक्षों के बारे में हैं। प्रत्येक अध्याय में हम कुछ प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों पर नजर डालेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि लोकतांत्रिक राजनीति में ये किस तरह काम करते हैं। लेकिन यह किताब भारतीय संविधान के द्वारा स्थापित सारी प्रमुख संस्थाओं और व्यवस्थाओं को नहीं समेटती। इसमें कुछ पहलुओं पर आपके अगले वर्ष की किताब में चर्चा होगी। अब कुछ शाब्दिक अर्थ इनके बारे में जान लीजिए। रंगभेद। दक्षिण अफ्रीका की सरकार की 1948 से 1989 के बीच काले लोगों के साथ नस्ली अलगाव और खराब व्यवहार करने वाली शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं? रंगभेद। धारा किसी दस्तावेज का खास हिस्सा या अनुच्छेद। संविधान देश का सर्वोच्च कानून। इसमें किसी देश की राजनीति और समाज को चलाने वाले मौलिक कानून होते हैं, उसे संविधान कहते हैं। संविधान संशोधन देश की सर्वोच्च विधायी संस्था द्वारा उस देश के संविधान में किया जाने वाला बदलाव संविधान संशोधन कहलाता है। संविधान सभा जनप्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान लिखने का काम करती है। प्रारूप किसे कहते हैं? किसी कानूनी दस्तावेज का प्रारंभिक रूप क्या कहलाता है? प्रारूप कहलाता है। दर्शन किसी सोच और काम को दिशा देने वाले सबसे बुनियादी विचार। प्रस्तावना संविधान का वह पहला कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है। देशद्रोह देश की सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करने का अपराध क्या कहलाता है? देशद्रोह कहलाता है।